सो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 15 ऑफ जन 2026। ठीक है, तो ये है हमारा आज का कंटेंट। मैंने 8 टॉपिक लिए हैं कल के न्यूज़पेपर में से और हम डायरेक्टली अब चलते हैं कंटेंट के ऊपर। तो जो पहला कंटेंट है वो ये है कि आरबीआई ने कुछ अपने ओम्बड्समन्स में चेंजेस किए हैं और कुछ जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर था अभी आरबीआई के एक्सटर्नल ओम्बड्समैन पे, बट उसको रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ने कुछ इंटरनली बैंक में चेंज किया है कि उनके अंदर एक नई अथॉरिटीज़ क्रिएट करी है, जैसे इंटरनल ओम्बड्समैन। और इंटरनल ओम्बड्समैन के पास कैसे कैसे कंप्लेंट्स जाएंगी और क्या कैसे कोई कस्टमर फाइल कर सकता है कंप्लेन, वो सारी की सारी डायरेक्शंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि these new directions mark a significant shift in how banks and financial institutes must handle customer complaint। पहले क्या होता था कि कभी कभी बैंक जो है ना सिंपली कस्टमर की या तो कंप्लेन रिजेक्ट कर देता था या उसको पार्शली सॉल्व करता था। तो फिर अगर कस्टमर जो है पूरा सेटिस्फाई नहीं होता था उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग से, तो फिर उसको एक्सटर्नल ओम्बड्समैन पे जाना पड़ता है डायरेक्टली, वो भी आरबीआई के। तो अगर जस्ट कुछ नहीं हुआ इंटरनली कुछ नहीं हुआ तो उसको फिर डायरेक्टली एक्सटर्नल पे जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल आरबीआई के ओम्बड्समैन पे जाना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि आरबीआई के ओम्बड्समैन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, है ना, फिर उनको रिजॉल्व करना। तो एक पर्टिकुलर कंप्लेन को रिजॉल्व करने में पैसा खर्च होता है बहुत ज़्यादा, कस्टमर का पैसा खर्च नहीं होता, मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है, तो उस पर पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो आरबीआई चाहता है कि बैंक अपने इंटरनली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट को रिजॉल्व कर ले। तो उसके लिए उसने इंटरनली कुछ अलग स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, कि मल्टी स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। तो वो ये कि ये स्टेप क्या करता है कि सिंपल रिजेक्शन से मूव करता है स्ट्रक्चर्ड और मल्टी लेयर रिव्यू प्रोसेस में, और जिसके अंदर इंटरनल ऑम्बड्समैन को बहुत ज़्यादा मतलब पावर्स दी गई हैं। वो हम पावर्स भी पर देखने वाले हैं। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ दीज न्यू नॉर्म्स इज टू स्ट्रेंथन द इंटरनल ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म। ठीक है, शिकायतों को सुलझाने का एक मैकेनिज्म बनाया है इन्होंने। ठीक है, और ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? मतलब सारी रेगुलेटेड एंटिटीज जो आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीआई वांट्स टू एंश्योर कि जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो तेज़ी से और मीनिंगफुली, कि भाई कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और कोई भी कंप्लेंट जो है ना रिजेक्ट ना हो और पार्शियली रिजॉल्व ना हो विदाउट द रिव्यू ऑफ हायर लेवल अथॉरिटी। मतलब एक हायर लेवल का पर्सन उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को पहले देख ले, समझ ले, उसके बाद ही उसको रिजेक्ट करे या पार्शियली रिजॉल्व करे। बेसिक लेवल पे रिजेक्ट और रिजॉल्व पार्शियली रिजॉल्व अलाउ नहीं है। ठीक है, एंड देयर इज अ स्ट्रिक्ट बोर्ड लेवल ओवरसाइट ऑन अ कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ये जो डायरेक्शन है वो किस किस के लिए मतलब वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है, और ये जो डायरेक्शन है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ अप्लाई होती है सर। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे होती है सारे के सारे फाइनेंशियल सेक्टर पे, मतलब मैंने इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर पे। तो ये कॉमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एप्लीकेबल है, पेमेंट बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है, एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल है, और नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई इश्यूअर के लिए भी एप्लीकेबल है, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए भी। इसमें इस पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है इसमें किसको एक्सक्लूड किया है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को एक्सक्लूड किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड एनबीएफसीज को एक्सक्लूड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, प्राइमरी डीलर्स और मॉर्गेज गारंटी कंपनीज को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, अभी जो न्यू कंप्लेंट वर्क फ्लो है वो क्या है? तो इसमें दो पर्टिकुलर पार्ट में चेंज किया गया है, मेजर चेंज किया गया है। जैसे अगर कोई आपने बैंक में किसी कस्टमर ने बैंक में बैंक के कोई ब्रांच में जाके कंप्लेन कंप्लेन करी, ठीक है, और वो बैंक ने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो पहले क्या होता था, वो फिर आप जो है ना डायरेक्ट एक्सटर्नल पे जाते थे, रिजेक्ट हो गई, ठीक है, या 30 दिन पूरे हो गए, ठीक है, उस कंप्लेन या तो उस कंप्लेन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला 30 डेज तक, या कंप्लेन को जो लो लेवल अथॉरिटी है उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आप फिर एक्सटर्नल आरबीआई पे जाते थे, एक्सटर्नल आरबीआई ओम्बड्समैन पे जाते थे। तो अभी क्या कर दिया कि अगर कोई लो लेवल पे बंदा जो है वो आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट करता है, अगर वो रिजेक्ट करता है तो वो डायरेक्ट जो कंप्लेन है ना वो
एक्सकलेट हो जाएगी, ऑटो एक्सकलेट हो जाएगी और वो हायर अथॉरिटीज़ के पास चली जाएगी, मतलब इंटरनल ओम्बड्समैन पे चली ओम्बड्समैन के पास चली जाएगी। पर इंटरनल ओम्बड्समैन पे डायरेक्टली नहीं जाएगी, एक रिजेक्शन से पहले एक प्री प्री आईओ रिव्यू होगा, ठीक है। प्री आईओ रिव्यू कौन करेगा? कोई भी सीनियर, फेयरली सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो करेगा। और अगर उसके रिव्यू करने के बाद ही ये आईओ पे जाएगी, और फिर उसके बाद अगर फाइनली आईओ कंप्लीट कर देता है आपकी और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है, तो फिर सब डन है वहाँ पर। अगर वो भी नहीं कर पाता और आपके फेवर में नहीं होता है कंप्लेन, मतलब आपके फेवर में नहीं होते है सॉल्यूशन, तो आप फिर जाके एक्सटर्नल ओम्बड्समैन पे जा सकते हो, है ना, एक्सटर्नल आरबीआई ओम्बड्समैन पे जा सकते हो। तो अब ऐसा ये करने वाले हैं, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि दो मेजर चेंज किए हैं, ऑटो एक्सकलेशन किया है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ किया है। ड्यूटीज़ को मतलब सेग्रीगेट किया है कि कौन सा बंदा कौन सी टाइप की ड्यूटीज़ निभाएगा, ठीक है। ऑटो एक्सकलेशन प्रोटोकॉल में क्या है कि पहले जो बैंक की ब्रांच होती थी ना, वो कस्टमर की अगर कंप्लेन है वो रिजेक्ट कर दे, तो फिर कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, वो डायरेक्टली एक्सटर्नल ओम्बड्समैन पे जाता था, ठीक है। बट अगर अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग अगर कंप्लेन रिजेक्ट होती है, पार्शली रिजॉल्व होती है, तो वो डायरेक्टली क्लोज नहीं होती है, इमीडिएटली क्लोज नहीं होती है, वो एक्सकलेट होती है, ऑटो एक्सकलेट होती है। किसके पास जाती है? ऑटो इंटरनल ओम्बड्समैन के पास जाती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाती। डायरेक्टली नहीं जाती, फॉर इंडिपेंडेंट रिव्यू के लिए जाती है आईओ के पास, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाती। उससे पहले एक प्री आईओ रिव्यू होता है। बिफोर रीचिंग द आईओ, द कंप्लेन मस्ट बी रिव्यूड फेयरली बाय रिव्यूड बाय अ फेयरली सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव विद इन द बैंक। उस बैंक के अंदर जो भी कोई सीनियर लेवल पे बंदा है, वो पहले एक बार प्री रिव्यू करेगा, फिर आईओ पे भेजेगा, ठीक है। और अगर आईओ भी फेवर में नहीं बोलता, तो फिर आप एक्सटर्नल में जा सकते हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लोजर, भाई आपकी कंप्लेन कब क्लोज की जा सकती है? भाई ब्रांच लेवल पे अ कंप्लेन कैन नॉट बी क्लोज बाय द सेम ब्रांच या सेम टच पॉइंट पे जहाँ पर वो रिसीव हुई है। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जाके उस कंप्लेन को फाइल करते हो, तो वो ब्रांच उसको क्लोज नहीं कर सकती, कोई दूसरी ब्रांच क्लोज करेगी, उसकी भी हायर अथॉरिटीज़, ठीक है। मैंडेटरी रिव्यू, हम मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट को इसमें इन्फोर्स किया गया है। मतलब जो बंदा इनिशियली आपकी कंप्लेन हैंडल करेगा ना, उसके पास कभी भी फाइनल अथॉरिटी होगी ही नहीं उस पर्टिकुलर कंप्लेन को क्लोज करने की। और अगर वो क्लोज करता है, इनिशियल कंप्लेन कैन नॉट बी द फाइनल अथॉरिटी इफ द रेजोल्यूशन इज नॉट 100% इन द फेवर ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अगला है इंटरनल ओम्बड्समैन जो फ्रेमवर्क है, मतलब एक इंटरनल ओम्बड्समैन जो है एक्ट करता है इंडिपेंडेंट अपेक्स बॉडी, हायर बॉडी की तरह, वो भी इंडिपेंडेंट, बैंक के इन्फ्लुएंस में नहीं होता है, विद इन द बैंक टू एंश्योर अ फेयरनेस, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? जो आईओ होगा वो मस्ट बी अ रिटायर्ड और अ सर्विंग ऑफिसर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसकी जो रैंक है ना, वो इक्वलेंट होनी चाहिए जनरल मैनेजर या उससे ऊपर, ठीक है। उससे नीचे काम नहीं, उससे नीचे नहीं चलेगा। उसकी एज जो है मस्ट बी अंडर 70 ईयर्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, ठीक है। उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले उसकी जो एज है वो 70 साल से कम होनी चाहिए। और उसको फिक्स टेन्योर मिलेगा सिर्फ 3 ईयर्स का, ठीक है, फिक्स टर्म ऑफ 3 ईयर्स मिलेगा। और हर एक एंटिटी, जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है, वो एटलीस्ट एक आईओ तो रखेगी अपने 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 बैंक के अंदर, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है आईओ का। अभी आईओ जो है वो किस किस को रिपोर्ट करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग है आईओ को, पर आईओ जो है डायरेक्टली कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, जो कि है सीईओ ऑफ द बैंक और एमडी, ठीक है। इन दोनों को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। और उसकी फंक्शनल रिपोर्टिंग क्या बोलती है? भाई वो जो आईओ है ना, वो एक परमानेंट मेंबर रहेगा या परमानेंट इन्वाइटी रहेगा CSCB में, कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड, CSCB में। ये इसलिए इसको परमानेंट इन्वाइटी बनाया गया है कि जो बोर्ड है वो अवेयर रहे कि कौन से ग्रीवेंस ट्रेंड चल रहे हैं, भाई कितनी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कितनी कंप्लेन लॉज हो रही हैं हर बार, तो हमारा जो स्टाफ है वो कैसे वर्क कर रहा है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इसलिए ये आईओ जो है परमानेंट इन्विटी होगा इस CSCB में, कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर रिपोर्ट करेगा। अभी कस्टमर राइट एंड कंपनसेशन देखो, अभी किसी बंदे ने कंप्लेन करी, तो उसको बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम से जाना पड़ सकता है ना। तो अभी आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने कुछ एक्सप्लिसिट नॉर्म्स या एम्पावर किया है एंटिटीज़ को कि वो कंपनसेट करें कस्टमर को, मूविंग बियॉन्ड मेयरली करेक्टिंग द एरर। जो उनका एरर था उसको करेक्टिंग करने से ज़्यादा भाई करेक्ट तो करें ही, लेकिन कंपनसेट भी करें, क्योंकि जो कस्टमर है उसको बहुत कुछ परेशानी हुई है, उसको मटेरियल लॉस हुआ है, भाई उसको कहीं पैसा देना था, कोई एक्सपोर्ट में कुछ करना था, मतलब इंपोर्टिंग करनी थी, तो उसके लिए पैसा देना था, है ना। तो उसमें उसका फाइनेंशियल लॉस हो गया है ना। अब वो
इंपोर्ट नहीं कर पाया मटेरियल, कुछ भी है ना, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पाया फॉर एग्जाम्पल, उसका टाइम बर्बाद हुआ, उसे बार बार आना पड़ा वहाँ पर ब्रांच के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए उस पर, है ना, मतलब सिंपल, और हरासमेंट हुआ, उसको मेंटल एगोनी हुई, भाई उसको मेंटली एक डिस्टर्ब भी तो हो जाता है ना बंदा, तो उस चीज़ के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। अभी ये कंपनसेशन पे जो है ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ कि आरबीआई कैसे कंपनसेट करता है ना। जब आरबीआई, अब आप एक्सटर्नल अम्बर्समेंट पे जाते हो तो उसके अंडर, आरबीआई के अंडर तब जब कंपनसेशन होता है वो उस पर कितना पैसा मिल सकता है एक बार उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक ड्राफ्ट आया था, ठीक है, दो पार्ट में करेंगे कि करंट लिमिट क्या है और ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, जो ड्राफ्ट हमारा अक्टूबर में आया था ना, अक्टूबर 2025 में ड्राफ्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या कंपनसेशन है। तो एक होता है फाइनेंशियल लॉस, अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ बंदे का तो कोई बैंक कैसे कंपनसेट करेगा, अप टू 20 लाख रुपीज़ देगा, अप टू 20 लाख है, ठीक है, अप टू है मतलब 20 लाख तक मिल सकता है। प्लस अगर फाइनेंशियल लॉस है, अभी ड्राफ्ट में क्या बोला है आरबीआई ने कि अप टू 30 लाख, ठीक है, अब उसको बढ़ा दिया है, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है 30 लाख रुपीज़, ठीक है, ये आरबीआई के अंडर है। और अगर कोई बंदे को मेंटल अगोनी होती है ना, मेंटल अगोनी, तो अप टू 1 लाख रुपीज़, ठीक है, जिसको आरबीआई ने अब बोला है कि अब हम इसको बढ़ा सकते हैं, ड्राफ्ट में है ये कि उसको 3 लाख कर दिया है, ठीक है, मतलब करा नहीं है, ड्राफ्ट है अभी, है ना, ऐसा वो सोच विचार कर रहे हैं। तो ये आरबीआई के एक्सटर्नल एम्बर्समेंट में कंपनसेशन मिलता है अगर कंप्लेन वहाँ तक जाती है तो, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस भी होता है, मेंटल लगनी भी होती है, लेकिन ये अप टू है, एग्जैक्ट नहीं है कि भाई आपको 20 लाख ही मिलेगा, अप टू है, ठीक है। और एक और चीज़ थी, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो है ना इसमें जो है ना 3 चीज़ें हैं, मतलब बैंक इसमें इंक्लूड है एक्सटर्नल एम्बर्समेंट में, यहाँ पर मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, बैंक भी हैं, ठीक है, यूसीबीज भी हैं और अपनी एनबीएफसीज भी हैं। भाई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक्सटर्नल एम्बर्समेंट में तभी तभी एम्बर्समेंट में तभी जा सकते हो कि किसी बैंक की प्रॉब्लम है, यूएसबी की, यूसीबीज की प्रॉब्लम है, या एनबीएफसी की प्रॉब्लम है, या पीपीआई की प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अब कुछ टाइम पहले आरबीआई ने 2 एंटिटीज़ को जोड़ा है इसके अंदर, है ना, जो कि है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इनको भी ऐड कर दिया है, ये बस बताना था। लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अलावा एक सबसे लोअर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बोलते हैं पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ इन दोनों को ही इंक्लूड किया है, ठीक है, ये था। तो बस ये मैं आपको हम यहाँ पर ये कंपनसेशन का बताना चाहता था। ये सारा जो मैंने अभी बात करी ना, ये एक्सटर्नल वाले के लिए है, मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा आरबीआई ओम्बड्समन स्कीम है, ठीक है, आरबीआई ओएस, रेगुलेट ओवरसाइट एंड गवर्नेंस, ठीक है। अभी हमारे जो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है सही से इंप्लीमेंट हो भी रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो इसलिए आरबीआई ने एक ड्यूल ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया है, ठीक है, जिसमें इंटरनल ऑडिट होगा। द एंटिटीज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मस्ट ऑडिट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू गाइडलाइन, ठीक है, इंटरनल ऑडिट करेंगी। उसके अलावा आरबीआई भी ओवरसाइट करेगा, वो कैसे करेगा, जो भी हमारा इंटरनल ऑम्बड्समैन डिसीजन करेगा ना, या डिप्यूटी ऑम्बड्समैन इंटरनल ऑम्बड्समैन डिसीजन लेगा, वो सारे के सारे डिसीजन सबमिट किए जाएंगे आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। तो ऐसे करके आरबीआई मॉनिटर कर सकता है, ठीक है, टू मॉनिटर वेदर द आईओज आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली और मेयरली जस्ट रबर स्टैंपिंग बैंक डिसीजन, ठीक है, मतलब यहाँ से ये मॉनिटर हो जाएगा। तो यही ओवरसाइट है, गवर्नेंस है, ठीक है, इतना ही था इसमें। अब अगले में आते हैं हम, अगला टॉपिक है कि बैंक रेस फॉर कैश, फंडिंग गैप्स हो रही हैं, वाइडेंड एज क्रेडिट आउटरन्स डिपॉजिट। तो अभी क्या आ रहा है, बैंक्स को इंडियन बैंक्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फंडिंग मिसमैच हो रहा है, मतलब जो बैंक क्रेडिट कर रहा है, मतलब और लोगों को दे रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, और जो डिपॉजिट है ना वो उस रेट से डिपॉजिट नहीं आ रहा है बैंक के पास, ठीक है। बैंक डिपॉजिट कहाँ लेता है, कासा में और राफा में, ठीक है, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, राफा मतलब रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, है ना, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स में होता है। तो इसके थ्रू मतलब जो बैंक होते हैं उनके पास मनी आता है, ठीक है, तो मनी डिपॉजिट होता है। तो जितना मनी अभी बैंक्स के पास आ रहा है ना, उससे ज़्यादा तो वो लेंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो रेशियो थोड़ा क्रेडिट अपॉन डिपॉजिट रेशियो
बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या उसका अपोजिट बोल दो तो वो बहुत कम है, ठीक है। अभी ये बैंक जो है बहुत ज़्यादा लेंड कर रहे हैं, आरबीआई भी चाहता है कि बैंक जो है लेंड करें, बट बैंक जो है रिस्क लेके लैंड ना करें, ठीक है। तो बैंक भी अपनी एग्रेसिव नेचर बनाना चाहते हैं, वो एग्रेसिवली लैंड करना चाहते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि टू सस्टेन दिस लैंडिंग स्प्री, मतलब इस जो जिस जिस रेट से भी लैंडिंग कर रहे हैं ना, वो लैंडिंग बनी रहे, इसके लिए आरबीआई ने इनको बोला है, मतलब आरबीआई ने नहीं बोला, मतलब बैंक ने अब ये खुद से सोचा है कि उनको सिर्फ ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट पे ही भरोसा नहीं करना है, या उस पर ही रिलाई नहीं करना है। वो आप सोच रहे हैं कि वो बोरो करेंगे मार्केट से यूजिंग दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड बैंक बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू अब वो पैसा उठाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लेंडिंग करेंगे, ऐसा सोचा है फंडिंग मिसमैच को कम करने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली फंडिंग जो गैप बनता जा रहा है ना उसको कम करने के लिए भी, और अपनी लेंडिंग स्प्री को सस्टेन करने के लिए भी, दोनों के लिए ही ऐसा करने वाले हैं। अभी कोर प्रॉब्लम क्या चल रही है, डिपॉजिट और क्रेडिट मिसमैच चल रहा है। ट्रेडिशनली जो बैंक जो है वो यूज़ करता है मनी जो हम डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में और एफडीज में और रिकरिंग डिपॉजिट्स में, है ना, टू गिव आउट लोन्स। तो बैंक उन्हीं उन्हीं पैसे को लोन में देता है, ठीक है, और उससे कमाता है। आइडियली जो डिपॉजिट ग्रोथ है ना शुड मैच और एक्सीड होनी चाहिए लोन ग्रोथ से, ठीक है। हम जितना जो बैंक जितना लोन देते हैं उससे ज़्यादा डिपॉजिट होना चाहिए बैंक के पास, टू कीप द बैंक स्टेबल। बट करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्रेडिट लोन ग्रोथ क्या है प्रोजेक्टेड, बोल ये फाइनेंशियल 27 के लिए है, ठीक है, 2026 से 2027 मतलब, ठीक है, ऐसे ये लिखा है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टेड क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है ना वो 13% पे है, प्रोजेक्ट होगी, है ना। और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 11.6 पे है, मतलब 1.6 का भी गैप आ रहा है क्रेडिट टू डिपॉजिट में। तो ये इसी को ही बोलते हैं, जो डिफरेंस है ना, डिफ जो है 1.6 का, वही यही जो डिफरेंस है, यही इसको बोलते हैं फंडिंग गैप। तो बैंक हैव मोर डिमांड फॉर लोन्स, बट दे हैव इनकमिंग डिपॉजिट टू फंड देम, ठीक है। उतना पैसा नहीं है डिपॉजिट के फॉर्म में, उससे ज़्यादा तो वो लोन दे रहे हैं, जो कि एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। एक क्रिटिकल मेट्रिक क्या है जो इसको देखती है, इस चीज़ को समझाती है, उसको बोलते हैं एलडीआर, लोन टू डिपॉजिट रेशियो। दिस मिसमैच इज पुशिंग अप द लोन टू डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। एलडीआर क्या मेजर करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट में से कितना मनी जो है लेंड आउट किया है, मतलब लोन में दिया है। तो ट्रेंड क्या है, फाइनेंशियल ईयर 25 में 80.3 था, फाइनेंशियल ईयर 26 में 81.9 था, और अभी प्रोजेक्टेड ये बोल रहे हैं कि 83.2 जाएगा, मतलब बढ़ ही रहा है ये तो एलडीआर ना, कम नहीं हो रहा है। और एलडीआर बढ़ना जो है बैड है, क्यों बैड है, क्योंकि 100 रुपये डिपॉजिट हुए, ठीक है, मतलब 83.2 का मतलब क्या है, 100 रुपये डिपॉजिट हुए, उसमें से बैंक ने जो है 83.2 रुपीज़ दे डाले, बैंक ने लैंड कर दिए। तो इससे क्या है, अभी जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम बच गया। तो अगर मतलब इसको बोलते हैं वेरी वेरी लिटल विगल रूम और लिक्विडिटी, अब बैंक के पास बहुत कम लिक्विडिटी बच गई, ठीक है। अगर कोई सडनली सब जो है ना पैसे लेने आ गए, विड्रॉल कराने आ गए, सडन विड्रॉल हो गया, या कोई इकोनॉमिक शॉक आ गया, तो बैंक बैंक थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसलिए बैंक तो इसलिए इस चीज़ ने, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से बैंक फोर्स हुए कि वो चेस करें मनी, मतलब फंडिंग करें कहीं से भी, ठीक है। तो अभी सेविंग अकाउंट से और करंट अकाउंट से फंडिंग तो नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, है ना, क्योंकि वो तो भाई हम पे डिपेंड करता है, डिपॉजिटर पे। तो ये सोच रहे हैं कि अब जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई किया जाए, जो कि है, और मार्केट से पैसा उठाया जाए, जो कि है सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। मतलब अब बारी है बड़े बड़े लोगों से पैसे लेने की। हाउ बैंक विल फिक्स दिस, टैपिंग द मार्केट, टैप करना है मार्केट को, ठीक है। तो सिंस रिटेल डिपॉजिट योर सेविंग्स आर नॉट ग्रोइंग दैट मच फास्ट, है ना, वो इनफ भी नहीं है बैंक के लिए, तो बैंक ने अब अपना मुंह जो है होलसेल डेप्ट मार्केट की तरफ मोड़ लिया है। और की इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उसके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि वो होते क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ना शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये नेगोशिएबल होते हैं, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स,
ठीक है, इंस्ट्रू लिख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो ये जो ना नेगोशिएबल होते हैं, मतलब एक बार बैंक ने ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए, उसके बाद मी एज एन बायर इसको जो एज अ बायर इसको जो है ना दूसरी जगह नेगोशिएट कर सकता हूँ, है ना, मतलब दूसरी जगह बेच सकता हूँ इसको, ठीक है, किसी और को भी दे सकता हूँ। मतलब बैंक ने मुझे जो है सीडी दे दिया, मैंने बैंक को पैसा दे दिया, मनी दे दिया। अभी मुझे मनी की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो मैं भाई किसी और बैंक में जाके ये सीडी मेरे पास है, इसको यहाँ बोल दूंगा भाई तुम ये सीडी ले लो, 3 महीने बाद मेरा मुझे जो है ना ये वाला बैंक पैसा दे देगा, और तुम मुझे उसकी जगह जो है ना थोड़ा फैक्टर करके पैसा दे दो, फैक्टर मतलब थोड़ा कम करके पैसा दे दो। मैंने खरीदा था 300 रुपये, 300 रुपये दे के 300 रुपये का सीडी खरीदा था। अब ए बोल रहा है मुझे 290 रुपये दे दो और तुम ये सीडी रख लो, ठीक है, और बैंक ने वादा किया है कि वो ए को 300 रुपये देगा बाद में। तो अब ये बैंक, इस वाले बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, ये 100 रुपये वाला तो फ़ायदा, ये 10 रुपये वाला फ़ायदा तो हुआ ही हुआ, और इस बैंक ने अब डायरेक्टली सीडी जब इसको रिडीम करना होगा तो ये बैंक जो है ना इस डायरेक्ट बैंक से रिडीम कर लेगा। तो मतलब ए के पास भी पैसा है, उसको पैसे की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब पैसा उठा सकते हैं उसके थ्रू भी, सीडी के थ्रू भी, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल, इसलिए मतलब नेगोशिएबल होता है, मतलब इसको ट्रेड कर सकते हो आप मार्केट में, ठीक है। और ये मनी मार्केट है, मनी मार्केट जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैक्सिमम 1 ईयर्स के लिए होता है, 1 ईयर के लिए, ठीक है, मनी मार्केट, और ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ है, हाल ही कुछ टाइम पहले ही जो है ना मई में, मेरे ख्याल से मई 2025 में आरबीआई ने जो है ना मनी मार्केट के लिए एक एसआरओ, मनी मार्केट के लिए एक एसआरओ जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब किसी पर्टिकुलर एंटिटी को बनाया था। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एसआरओ बनाया था मनी मार्केट के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यही है, मतलब ये सीडीज़ होते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो हमें पता ही है, ठीक है, नॉर्मल जो बॉन्ड्स होते हैं बस वो कॉर्पोरेट को दिए जाते हैं। ठीक है, और अभी थोड़ा सा सीडी के बारे में एक और चीज़ है कि ये सीडीज़ थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सीडीज़ में जब भी आप पैसा उठाते हो तो उसका मिनिमम अमाउंट पता है कितना होता है? मिनिमम अमाउंट वो ₹5 लाख होता है, ₹5 लाख, मतलब आप 5 लाख तक का, 5 लाख से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो अपना इशूइंग करना, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा अमाउंट में करना है तो वो मल्टीपल होना चाहिए, n टाइम्स ऑफ 5 लाख, ठीक है, n टाइम्स, मतलब 10 लाख कर सकते हो, 25 लाख कर सकते हो, 15 लाख कर सकते हो, है ना, मतलब 5 लाख के मल्टीपल में होना चाहिए। पहले जो ना 2021 में ये जो मिनिमम था ये 1 लाख था, 1 लाख, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख, ठीक है। अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, इनकी मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी क्या है, अगर बैंक इनको रेज करता है, ठीक है, तो मिन और मैक्स, ठीक है, तो कितने टाइम तक दे सकता है, कितने टाइम के लिए इशू कर सकता है, और AIFIs, ये दो चीज़ें। अगर बैंक करता है तो मिनिमम 7 डेज़ के लिए और मैक्स 1 ईयर के लिए, ठीक है। और अगर AIFIs करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए मैक्स, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये सब सीडीज़ का था कि सीडीज़ होते क्या हैं, मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं, दीज आर द शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द बैंक टू बोरो मनी फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, मोटे मोटे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से पैसा उठाने का तरीका है ये, है ना। और यही सेम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, बैंक विल इशूज द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू रेज द कैपिटल, ठीक है। तो ये नया तरीका है फंडिंग करने का, फंडिंग गैप को कम करने का। दिस मनी इज जनरली मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है सेविंग पे, क्योंकि सेविंग पे 2.75 ये मिलता है ना इंटरेस्ट, लेकिन इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, विच कुड प्रेशर प्रॉफिट मार्जिन। ऑल दो कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि फंडिंग कॉस्ट माइट ईज स्लाइटली इन फाइनेंशियल ईयर 27, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी, द गुड न्यूज़, दिस थिंग इज़ अ गुड न्यूज़। डिस्पाइट जो ये बैंक्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फंडिंग में, क्योंकि वो फंडिंग गैप ज़्यादा है, फंडिंग गैप है अच्छा खासा, बट बैंक जो है ना तब भी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल में है, प्रॉफिट में है, और इम्प्रूव भी करेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में। दिस इज़ बिकॉज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन NMI जो होता है, जो NMI है वो स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। एक बार NMI को भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट पूरे समझते हुए चलते हैं, तभी समझ आएगा, है ना। इंटरेस्ट इनकम जो होती है, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम माइनस, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस अपॉन एवरेज अर्निंग एसेट्स, ठीक है, इंटू 100। तो ये इंटरेस्ट इनकम जो है, जो जितना आपने लैंड किया,
मान लो मैंने 7% पे बैंक ने लेंड किया किसी बंदे को, और वो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस वो होता है जो बैंक को देना पड़ता है, ठीक है, ये तो बैंक को मिलता है, ठीक है। बोरोवर ने 7% पे बैंक से पैसा उठाया, लेकिन किसी दूसरे डिपॉजिटर ने 2% पे पैसा बैंक को दिया, तो ये जो डिफरेंस होता है, अब ये 5% का जो डिफरेंस आएगा, ये जो ना अर्निंग हो जाएगी बैंक की, ठीक है, ये अर्निंग है बैंक की। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी, कुछ हमें पता है कि फैब से और अब तक मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, आरबीआई ने 1.25% जो है ना रेपो रेट गिरा दिया है। तो जब भी रेपो रेट गिरता है ना, रेपो रेट गिरता है, पॉलिसी रेट जिसको बोलते हैं, जो गिरता है, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है ना, इंटरेस्ट इनकम होती है, मतलब जिस पर्टिकुलर परसेंटेज पे बैंक लोन देता है, वो भी गिर जाता है। भाई आपको आरबीआई ने सस्ता किया रेपो, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट इनकम है, अभी बैंक को भी तो लोन सस्ता करना पड़ेगा, तो ये जो है गिर रहा था। तो अभी क्या हो रहा था, पूरे पूरे साल क्या रहा, ये जो इंटरेस्ट इनकम था ये कम हो गया, तो एनएमआई जो ना श्रिंक हो रहा था धीरे धीरे, पूरे टाइम श्रिंक ही हुआ है बैंक के लिए, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांसमिशन भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो श्रिंक हो रहा था। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई इस साल जो है ना नहीं करने वाला ज़्यादा रेट कट, सिनेरियोस को देखते हुए, इनफ लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, तो एनआईएम जो है वो स्टेबलाइज होने वाला है, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अभी इसलिए वो इम्प्रूव होगा फाइनेंशियल ईयर 27 में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि जो एसेट क्वालिटी है, जीएनपीए है, बैड लोन्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहे हैं। तो अभी इनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि 1.7% तक पहुंच जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में। करंट हमें पता है कि क्या चल रहा है, 2.2 चल रहा है, ठीक है, और 0.53% चल रहा है हमारा एनएनपीए, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट द बोरोवर्स आर पेइंग लोन ऑन टाइम एंड बैंक्स हैव क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। तो ये पूरा का पूरा वही मतलब है इसका, है ना, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अभी एनबीएफसी दूसरे, देखो हमारे जो नॉर्मल बैंक है वो तो बहुत बहुत एग्रेसिवली लेंड कर रहे हैं और गैप में भी पड़े हुए हैं। दूसरी जगह जो एनबीएफसीज हैं वो थोड़ी स्लो हैं, है ना, आर बीइंग टोल्ड टू स्लो डाउन, तो वो थोड़ी स्लो हैं, बैंक्स एग्रेसिवली लेंड कर रहे हैं, तो इनका जो आउटलुक है, इनकी जो ग्रोथ है थोड़ी रिड्यूस हुई है, 18% से 15 to 16% हुई है। तो इनको बोला है कि भाई तुम इतना हीरो मत बनो, एग्रेसिव मत हो, एनबीएफसी को बोला रुक जाओ, अभी ज़्यादा पैसा मत दो, क्योंकि इनके लिए जो है थोड़ा एसेट क्वालिटी चैलेंजेस रहते हैं एनबीएफसीज के लिए, वो भी किस किस सेक्टर में, मतलब किस किस टाइप के लोन में, अनसिक्योर्ड लोन में, स्पेसिफिक सेक्टर्स में। मतलब एनबीएफसी जब हमारी एमएसएमईज को जब देती है, तो अब आरबीआई ने बोला है कि तुम जो है थोड़ा लेंडिंग को कम करो और सेलेक्टिव हो जाओ थोड़े, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एमएसएमईज को ही पैसा दो और अपने जो डिफ़ॉल्ट है उसको प्रिवेंट करो, ठीक है। अभी इनको ये बोला, इसलिए इतने एग्रेसिव नहीं है, इसलिए इनकी ग्रोथ भी थोड़ी धीरे हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने एक टेबल की फॉर्म में कर दी हैं, आप इसको पढ़ लेना, है ना। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है सुमितोमो मित्सुई बैंक ऑपरेशन। अभी सुमितोमो एसएमबीसी को जो है ना आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि वो जो है ना होली ओन सब्सिडी बना सकती है। तो अभी होल्डी ऑन सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जो दो तरीके से ब्रांचेस होती हैं, मतलब दो तरीके से कोई फॉरेन बैंक जो है ना ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में। एक तो ब्रांच ऑफिस मोड में कर सकते हैं और होल्डी ऑन सब्सिडरी में कर सकते हैं। मैंने आपको ये डिफरेंस है ना बताया था जब हम आरबीआई का वाला डायरेक्शन पढ़ रहे थे, डिक्लेरेशन ऑन डिविडेंड्स, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑन डिविडेंड एंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट, है ना। जब ये हमने डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ बताया था कि ब्रांच मोड में रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन होली ऑन सब्सिडीज जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो वो जो है ना डिक्लेयर करती है डिविडेंड को, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई ने जो है एसएमबीसी को जो है ना होली ऑन WOS मॉडल में काम करने का अप्रूवल दे दिया है। अभी क्या था, स्टेटस क्या था, वो ब्रांच मोड में काम कर रही थी, तो उसमें उसकी वजह से जो है ना वो एक फॉरेन ब्रांच की तरह वर्क कर रही थी। तो फॉरेन ब्रांच में क्या दिक्कत होती है कि फॉरेन ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो ज़्यादा ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते, अपने नेटवर्क को ज़्यादा तेज़ एक्सपेंड नहीं कर सकते, है ना, थोड़े लेस कॉम्पिटिटिव रहें वो, है ना। और आरबीआई के पास भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता इनकी पेरेंट कंपनीज की कैपिटल पे, ठीक है। तो अब आरबीआई भी चाहता है भाई ये WOS बने, क्योंकि आरबीआई का कंट्रोल इन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बिल्कुल सेम बन जाएंगी डोमेस्टिक प्लेयर की तरह। हमारे जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल वैसी बन जाएंगी WOS के थ्रू, ठीक है। तो आरबीआई भी सपोर्ट करता है इन चीज़ों को।
तो अभी न्यू स्टेटस क्या है इनका, WOS मॉडल में जाते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है SMBC को टू कन्वर्ट इनटू अ WOS, ठीक है, मैं WOS बोलूँगा इसको। SMBC इंडिया विल बिकम अ सेपरेट लीगल, हाँ क्योंकि जब ये WOS बनती है तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया थ्रू 100% ओन बाय SMBC जापान, ठीक है। तो अब इन दोनों की कैपिटल अलग अलग होती है और WOS की कैपिटल को जो है ना मेंटेन मतलब मैनेज नहीं मेंटेन कर सकता है, उस पर अथॉरिटी रहती है RBI की, ठीक है, कमांड भी रहती है। तो बेनिफिट क्या है इन द आई ऑफ RBI के आई में क्या लग रहा है RBI को, भाई बढ़िया है, अभी हम इनको जो है ना डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा कमांड और अथॉरिटी आ जाएगी। और SMBC को क्या लग रहा है कि भाई इनको अपना जो बिजनेस है वो भी एक्सपेंड करना है, तो दे कैन ओपन दे विल बी एबल टू ओपन द ब्रांच मोर फ्रीली, मैनेज कैपिटल लोकली, एक्सपेंड इट्स बैलेंस शीट मोर एग्रेसिवली, और बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे विदाउट सीकिंग द RBI परमिशन। भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए RBI की परमिशन नहीं लेनी होगी WOS के थ्रू, तो इसलिए RBI भी चाहता है और ये भी चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं। एक यस बैंक वाला मैं बता देता हूँ आपको। द मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ दिस मूव इज इट्स कनेक्शन टू यस बैंक। तो अभी कुछ टाइम पहले मतलब 2025 में बात करूँगा, 2025 में जो SMBC था उन्होंने जो है ना 25% 25 नहीं 24.99% ऑफ स्टेक बाय कर लिए थे यस बैंक के, ठीक है, SBI से और बाकी अदर बैंक से, ठीक है, अदर बैंक से, ठीक है। और अभी ये जो करंटली होल्ड कर रहा है, अभी करंट जो सिचुएशन है कि ये 24.2% होल्ड कर रहा है, ठीक है। और SBI कितना होल्ड कर रहा है यस बैंक के अंदर, ये यस बैंक की बात हो रही है, यस बैंक में कितना कर रहा है 10.8%, ठीक है। और प्राइवेट इक्विटीज़ कितना कर रही हैं 9%, और बाकी जो बचा हुआ वो पब्लिक कर रही है, ठीक है। तो SMBC ने कुछ टाइम पहले कि यस बैंक में बहुत ज़्यादा अपना पैसा डाला और वहाँ स्टेक बाय कर लिया, बट SMBC जो है ना एक पब्लिक शेयर होल्डर है, ठीक है, ये प्रमोटर नहीं है। तो अभी हमारा जो RBI क्या है, RBI बोलता है कि तुम्हारे पास कितना भी शेयर हो, ठीक है, पर तुम्हारे पास वोटिंग राइट नहीं आएगा। वोटिंग राइट जो है ना तुम्हारा कैप हो जाएगा सिर्फ 26% पे, ठीक है। ये RBI का रूल है कि RBI तुम चाहे 51% से ज़्यादा शेयर लेके बैठो, लेकिन तुम्हारा वोटिंग राइट नहीं आएगा। तुम्हारा वोटिंग राइट डाइल्यूटेड होगा, डाइल्यूटेड क्या मतलब कैप होगा 26% तक, ठीक है, चाहे तुम्हारे पास 51 हो। और करंटली जो SNBC है वो एक पब्लिक होल्डर की तरह है, पब्लिक शेयर होल्डर की तरह है। ये बस थोड़ा मैं एंगल बता रहा हूँ यस बैंक का कि पुरानी न्यूज़ क्या थी। तो अगर इनको 26% से, क्योंकि ये भी पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, अगर इनको 26% से ज़्यादा वोटिंग राइट चाहिए तो इनको प्रमोटर बनना पड़ेगा SNBC को यस बैंक के अंदर। बट वो बहुत हार्ड है, उसमें स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, लॉक इन पीरियड होता है शेयर का, ठीक है, और डाइल्यूशन शेड्यूल होता है, आपको 26% वापस अपनी शेयर को डाइल्यूट करना पड़ता है ना। तो बहुत हार्ड रहता है। तो अभी ये पब्लिक होल्डर की तरह है, प्रमोटर की तरह नहीं है यस बैंक के अंदर। तो ये यस बैंक का एक्वेशन एंगल था, मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है, जो मई में हुआ था, मई 2025 में इसकी बातें चली थी। रिपोर्ट सजेस्ट दैट SMBC वांट टू एक्वायर द रिमेनिंग 14% स्टेक हेल्ड बाय द 14 नहीं है वैसे 10.8 है, वो 10.8% जो स्टेक SBI ने होल्ड कर रखा है उसको भी खरीदना चाहती है, और बाकी जो प्राइवेट इक्विटीज़ ने भी कर रखा है कि उनको मेजोरिटी वो मिल जाए, कंट्रोलिंग पावर मिल जाए, लेकिन सीधे नहीं मिलेगी वो, RBI का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि ये भी पब्लिक शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, ना कि प्रमोटर हैं, तो प्रमोटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक एक्वेशन एंगल था यस बैंक के लिए, ठीक है। अभी करंट फुटप्रिंट क्या है SMBC का, ये नए प्लेयर नहीं है कि अभी आए हैं, इनके पहले से ही 4 ब्रांचेज हैं, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और बैंगलोर में, और इनका गिफ्ट सिटी के अंदर भी प्रेजेंस है, वहाँ पर इनका प्रेजेंस है IFSC सेंटर्स में एट गिफ्ट सिटी गुजरात। और दिस यूनिट, ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, ये हैंडल करती है ऑफशोर बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बस व्यूज़ पढ़ लेते हैं कि भाई RBI क्यों ये चाहता है, ठीक है। हमें पता है कि RBI एंकरेज करता है फॉरेन बैंक्स को कि वो ब्रांच मोड से WOS मॉडल में चले जाएँ सिंस 2030। क्यों? क्योंकि RBI इन WOS के अराउंड जो है ना रिंग फेंसिंग कर सकता है कि भाई SNBC जापान में इनकी जो पेरेंट कंपनी है उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो WOS स्ट्रक्चर है ना वो इंश्योर करेगा कि जो SMBC इंडिया में है ना वो सेफ़ रहे, उसकी कैपिटल सेफ़ रहे, वो सेपरेटेड रहे, ठीक है। भाई जापान में कुछ भी होता रहे, SMBC को अपने इंडिया में कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो RBI के पास RBI रिंग फेंसिंग करके रखता है। इंडियन एंटिटी विल नॉट ऑटोमेटिकली कोलैप्स जस्ट बिकॉज द पेरेंट कंपनी इज इन ट्रबल। गवर्नेंस भी बहुत आसान हो जाएगा। द WOS मस्ट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इंडिया, जो जापान में है वो नहीं, अलग से एक बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और
आरबीआई के पास स्ट्रॉन्गर सुपरविजरी एंड रेगुलेटरी पावर आ जाएगी, ठीक है। अभी ये न्यूज़ है, इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे कि इसमें ज़्यादा नहीं है कि सेक्टर एनालिसिस बोला है एच एफ सीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अर्निंग प्रीव्यू अफोर्डेबल लेंडिंग शाइन्स एज बिग प्लेयर फेस मार्जिन स्क्वीज। तो ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है पहली न्यूज़ से थोड़ी कनेक्टेड है भाई। बैंक जो है ना बहुत एग्रेसिवली पैसा लेंड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से, क्योंकि बैंक द एग्रेसर्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं एस बी आई और एच डी एफ सी बैंक है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो इसकी वजह से जो होम लोन होते हैं ना, होम लोन इंटरेस्ट है इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिए। तो ये जो लोगों को पैसा दे रहे हैं होम लोन के लिए, वो सस्ते दामों पे दे रहे हैं। तो इसकी वजह से जो लार्ज वर्ड याद रखना, लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना, वो उनकी जो मार्जिन है वो स्क्वीज़ हो गई है, उनका प्रॉफिट स्क्वीज़ हो गया है, क्योंकि उनको अपना भी रेट कट करना पड़ रहा है इन एग्रेसिव प्लेयर से कम्पीट करने के लिए, ठीक है। और वो हमें पता ही क्यों ये इतना दबा के लेंडिंग कर रही हैं, ठीक है। तो विक्टिम इसमें क्या कौन बनते जा रहा है? लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बनती जा रही हैं। तो अगर उन्हें अपने कस्टमर्स को रखना है, रिटेन करना है, तो उनको या तो लोअर करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन्स, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, या तो अपने कस्टमर को लूज ही करना पड़ेगा, जिनकी वजह से इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है? न्यू लोन्स वीकर देन एक्सपेक्टेड। अभी ये बहुत जो हमारे लार्ज एच एफ सीज हैं, इनके पास कम लोन देने की पावर है अब, ठीक है। नहीं दे पा रहे हैं कम लोन, मतलब सस्ते लोन नहीं दे पा रही है। और एन आई एम, इनका एन आई एम भी प्रॉफिट भी श्रिंक हो रहा है। हमने बात करी एन आई एम होता क्या है। सिंस दे आर अर्निंग लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू स्टे competitive and their NIM are contracting, ठीक है। द रेजिलियंट फैक्टर, दूसरी ओर जो छोटे छोटे एच एफ सीज हैं, अफोर्डेबल एच एफ सीज हैं, वो जो है ना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्मॉलर लोन्स फॉर लोअर इनकम ग्रुप ये पैसा देते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली जो इनके कस्टमर्स होते हैं ना, उनके पास फॉर्मल इनकम प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो लैक करते हैं। तो ये बड़े बड़े बैंक पे तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जो जो कम दामों में पैसा दे सकते हैं आपको। और भाई लार्ज एच एफ सी से पैसा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखते हैं अपना, है ना। तो फिर ये जो है, ये जो लोग होते हैं, ये अफोर्डेबल एच एफ सीज पे जाते हैं। लेकिन एच एफ सी ये क्या करता है? ये भी हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि ये यहाँ से तो ले नहीं सकते, कॉमर्शियल बैंक से भी नहीं ले सकते, तो भाई इनसे पैसा चार्ज करो। तो ये हायर पैसा चार्ज करता है, और इन्होंने अपना प्राइम लेंडिंग रेट कट भी नहीं किया, ठीक है, इसलिए। और क्योंकि रेपो रेट्स कम हो गए हैं, इनके पास जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो डाउन हो गई है, इनको पैसा सस्ते दामों में मिल जाता है, और फिर ये और लोगों को बड़े बड़े दामों में पैसा दे देते हैं। तो इनका एन आई एम जो है बढ़ रहा है, ग्रोथ में है, तो इनका प्रॉफिट है अच्छा खासा। और ये जो इनको जो सस्ते दामों में मिल रहा है पैसा, ये लोगों को, ये कस्टमर को पास नहीं कर रहे हैं। दे हैवंट पास डाउन दिस बेनिफिट फुल्ली टू द कस्टमर येट, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो बस यही एक न्यूज़ थी इसमें। तो बस इन्होंने थोड़ा डाटा दिया है कि LIC जो हाउसिंग फाइनेंस है, उनकी जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन वाई 6% स्लगिश हो गई है, मे बी श्रिंक कर सकती है। दे एक्सपेक्टेड श्रिंक बाय 3 बेसिस पॉइंट 0.03%। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है 23% पे, एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से, बट उनका भी जो मार्जिन है वो भी 5 बेसिस पॉइंट कम हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। शोइंग दैट दे आर ऑल्सो कटिंग द रेट्स टू गेट द ग्रोथ, ठीक है, मतलब कॉम्पिटेटिवनेस बनाने के लिए ये भी तो कॉम्पिटेटिव रहे, इसलिए वो भी कट कर रहे हैं रेट को। अफोर्डेबल प्लेयर्स परफॉर्मिंग वेल, जो हमारे नॉर्मल प्लेयर्स हैं वो देखो स्ट्रॉन्ग 25% AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ बढ़ रही है, मार्जिन भी इनका अच्छा खासा है, 15 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी, इंडिकेटिंग हाई प्रॉफिटेबिलिटी। आवास फाइनेंसर्स जो है उनकी भी अच्छी खासी वो है। इकोनॉमिक टाइम्स में इनका एक एग्जांपल दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रो लैब्स क्या होते हैं? भाई ये वो लोन होते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, पर ये छोटे होते हैं, बट अभी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड हाउस लोन होते हैं, दो डिफरेंस होते हैं। एक चीज़ होती है जो LAP होता है, माइक्रो LAP, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। और जो स्टैंडर्ड हाउस लोन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रो LAP क्या होता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास पहले से ही एक प्रॉपर्टी है जो आप ओन करते हो, उसके अगेंस्ट आप इसको मॉर्गेज करके, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके पैसा ले रहे हो। पर आप जो ये पैसा ले रहे हो ना, ये स्मॉल बिजनेस, आप जो है पैसा ले रहे हो वो अपने कोई दूसरा हाउस बाय करने के लिए नहीं ले रहे हो, पर अपने पास थोड़ी लिक्विडिटी बनाने के लिए ले रहे हो कि आप अपने बिजनेस में अच्छा कर पाओ।
बिजनेस के लिए ले रहे हो आप, है ना। तो आप एक वैल्यू का अनलॉक करना चाहते हो, इसलिए आप माइक्रो एलएपी ले रहे हो। लेकिन स्टैंडर्ड लोन्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड लोन्स पैसे एक तो सस्ते दामों पे मिलते हैं, और पैसे और दूसरे मतलब हाउस खरीदने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड लोन्स होते हैं ना, वो आप नॉर्मली कैसे लोगों को मिलते हैं जिनकी एक फिक्स इनकम होती है, ठीक है। तो फिक्स इनकम में जो इनके एनपीए होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, जो माइक्रो एलएपीज होते हैं, ये बिजनेस वाले होते हैं, किराना स्टोर हो गई, स्मॉल कंपनीज हो गई, ठीक है, स्मॉल कंपनी ओनर हो गए, तो वो ये लोग होते हैं। तो इनका जो एनएपी होता है, एनएपी होना चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो इनकम होती है ना, वो डे टू डे डेली बेसिस पे डिपेंड करती है कि भाई ये कितना कमाएंगे। अगर मान लो कोई ख़राब न्यूज़ आ गई और इन्फ्लेशन बढ़ गया, गलती से डिमांड कम हो गई, है ना, ऐसी चीज़ें हो गई, या लोकल इश्यूज आ गए, तो इनके पास पैसा ही नहीं बचेगा, इनके पास पैसा ही नहीं होगा, ये अर्न नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एनपीए, ये पैसा नहीं दे पाएंगे बैंक को, तो एनपीए बढ़ जाएगा इनका। तो वो सेम चीज़ है, इसलिए ये थोड़े रिस्कियर है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि यही While housing loans are safe, analysts are watching this. माइक्रो लैब्स जो हैं वो थोड़े रिस्कियर होते जा रहे हैं। अभी पूरे रिस्कियर हुए नहीं है, 85% आर सेफ, बट 15% रिस्कियर हो रहे हैं। दीज आर सम स्ट्रेस डिफॉल्ट विजिबल इन स्मॉल टिकट लोन्स। छोटे छोटे लोन्स में प्रॉब्लम दिख रही है। दे आर नॉट बाइंग फॉर, मैंने बता दिया कि वो हाउस खरीदने के लिए नहीं होते हैं, बिजनेस को अनलॉक करने के लिए होते हैं। स्टेटस, दिस स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को भी संभाला जा सकता है, इस कंटेंट, बट इट हैजंट स्पिल्ड ओवर इनटू द मेन हाउसिंग लोन पोर्टफोलियोज, ठीक। अभी वो नहीं हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वॉचिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई है, बस ये बताना चाहता था मैं इसमें। मार्केट ट्रेंड, द मॉरिशियस एग्जिट यूएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। द ग्रेट शिफ्ट फ्रॉम टैक्स हेवन टू डायरेक्ट राउट्स, ठीक है। बहुत लंबे समय तक, डेकेड्स तक जो है, मॉरिशियस और सिंगापुर से जो है ना, बहुत पैसा, एफआईआईज जो है ना, पैसा लगाते थे, हमारे मार्केट के अंदर आता था, इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। पर हमने भी कुछ टाइम से ट्रेंड देखा है कि यार हमारा पैसा जो है ना जा रहा है, हमारी इकोनॉमी से पैसा निकाल रहे हैं, मतलब हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं ये लोग, एफआईआईज जो होते हैं, एफपीआईज जो हैं, निकाल के जो थोड़े चीपर मार्केट्स है ना, जैसे चाइना का मार्केट है, वहाँ डाले जा रहे हैं। अभी ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वही इस पर्टिकुलर हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। मॉरिशियस एंड सिंगापुर वर द गेट्स, पहले ये गेट्स हुआ करते थे फॉर फॉरेन मनी एंटरिंग इंडिया, लेकिन अब ये गेट जो है थोड़े क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इन्वेस्टर्स आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम देयर होम कंट्रीज, अब वो डायरेक्टली आ रहे हैं, ये सिंगापुर और इन सब से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, मैं चलो इसको थोड़ा अगली स्लाइड में इसको समझाऊंगा, कि अगली स्लाइड में वो एक पर्टिकुलर चीज़ आएगी, ठीक है। द राइज ऑफ यूरोपियन मार्केट, अब जो है ना, यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट से पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है। लेकिन मॉरिशियस मार्केट और सिंगापुर मार्केट से पैसा नहीं आ रहा, वहाँ के एफपीआईज हमें पैसा नहीं दे रहे, हमारे मार्केट में नहीं डाल रहे, लेकिन यूएस और यूरोप के मार्केट से पैसा बहुत आ रहा है, जो हम देख सकते हैं 34% डेकेड एगो था, और अभी दिसंबर 2025 में 44% पे आ गया है वो, है ना, मतलब शेयर जो है ना रोज़ हो गया, बढ़ गया है। दूसरी ओर जो यूरोप है, चाहे आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, वो उनके शेयर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो भी बहुत पैसा डाल रहे हैं। द फॉल ऑफ टैक्स हेवन, क्यों मॉरिशस का शेयर जो है ना क्रश हो रहा है, जो पहले 2015 में 21% था, वो जस्ट 4.1% आके रुक गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो देखो, ये जो चीज़ हो रही है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि भाई कोई गलत न्यूज़ आ गई तो लोगों ने पैसा खींचना स्टार्ट कर दिया, एफपीआईज ने, ऐसा कुछ नहीं है। दिस शिफ्ट वाज नॉट एक्सीडेंटल, ये एक इंजीनियर्ड चीज़ है पूरी, हमारे इंडियन रेगुलेटर्स ने सोच समझ के ये चीज़ करी है। उन्होंने क्या किया है, दो मेन टूल्स का यूज़ किया, टैक्सेशन का यूज़ किया और ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया है, ठीक है। द एंड ऑफ मॉरिशियस राउट, टैक्सेशन। पहले क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपनी है, मैं पूरा बोला था, एक मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए जो है ना, अमेरिका में रहता है, यूएस में रहता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यूएसए में रहता है, उसकी कंपनी है, कंपनी ए, जो कि यूएसए में है, ठीक है। ये बंदा क्या करता है, एक शेल कंपनी शेल कंपनी शेल कंपनी मतलब एक खोखली कंपनी, उसके कोई उसमें वहाँ पर कोई सैलरी नहीं लेता, कोई एम्प्लॉयर भी मतलब एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, खोखली कंपनी है वो। खोखली कंपनी को जो है ना, कंपनी बी बोल दो, बी को मॉरिशस में एस्टैब्लिश कर देता है, ठीक है, एक कंपनी बी बना देता है,
ठीक है। और ये इस बी कंपनी के थ्रू जो मॉरिशस के अंदर है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है। एफपीआई इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में, इंडियन मार्केट में। अभी इसको ये राउटिंग क्यों करनी पड़ गई? भाई यूएस से बंदा था, उसने पहले मॉरिशस में कंपनी बनाई, उसके थ्रू फंडिंग कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर सकता था इंडिया में, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकता था। तो वो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जो ना ये डायरेक्ट बढ़ रहा है, अब ये डायरेक्ट बढ़ रहा है, बट जो राउटिंग थी, ये जो इनडायरेक्ट वे में कर रहे थे, ये कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारे इंडियन रेगुलेटर्स ने एक चीज़ यूज़ करी है, टैक्सेशन चीज़। पहले क्या होता था, इंडिया हैज़ अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद द मॉरिशस। इसके साथ एक एग्रीमेंट कर रखा था। रूल क्या बोलता है कि मॉरिशस बेस्ड कंपनी जो है, जो भी अपना शेयर जो है सोल्ड करेंगी इंडिया में, ठीक है, और उसके बदले पैसा मिलेगा इनको मॉरिशस बेस्ड कंपनी को। अब ये मॉरिशस बेस्ड कंपनी के मॉरिशस के पास ये राइट है कि उस पर वो जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स ये लगा सकते हैं मॉरिशस, इंडिया नहीं लगा सकता, ठीक है। सिंस मॉरिशस अपनी कंट्री में कोई टैक्स चार्ज करती ही नहीं है कैपिटल गेन का, तो वहाँ पर इफेक्टिवली टैक्स जो है ज़ीरो है। तो यूएस का बंदा यही कर रहा है, ये रीराउटिंग करके पता है क्या करता है, वो टैक्स सेव करता है। क्योंकि मॉरिशस का रूल ये कहता है कि वहाँ पर कोई भी कैपिटल चेंज चार्ज नहीं होगा, मतलब कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा कैपिटल गेन्स पे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट राउट करेगा तो चार्ज होगा, क्योंकि यूएस के साथ थोड़ी ना है, सिर्फ मॉरिशस के साथ है। तो अभी ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये जो रूल है, इसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसीलिए ये रीराउटिंग करने का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए डायरेक्ट यूएसए से जो पैसा है, वो एफपीआई का जो पैसा है वो इंडियन मार्केट में बढ़ रहा है और मॉरिशस से कम हो रहा है, क्योंकि अब रीराउटिंग कोई मतलब नहीं रहा। अब तुम्हें तब भी टैक्स देना है, तब भी टैक्स देना है। अभी यहाँ पर तुम कंपनी बनाओगे तो इसकी यहाँ पर पूरी फाइलिंग करनी पड़ेगी, है ना, पेपर वर्क होगा, बहुत लंबा समय, पैसे देने पड़ेंगे मिडिल मैन वाले को, है ना। तो वो सब चीज़ें ना करके डायरेक्ट ही कर लो, तो लोग ये सोच रहे हैं अब यूएस वाले। तो यही है, 2017 अमेंडमेंट में इंडिया ने अमेंड किया उस पर्टिकुलर ट्रीटी में, डीटीएए में, ये चेंज किया कि अब इंडिया के पास होगा राइट टू टैक्स कैपिटल गेन ऑन द शेयर सोल्ड बाय द मॉरिशस और सिंगापुर एंटिटीज। जो टैक्स एडवांटेज दिखता था यूएसए वाले बंदे को, मिस्टर ए को, वो इवेपोरेट हो गया ओवर द नाइट, ठीक है, खत्म हो गया। उसकी जगह आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई मतलब सेबी बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेबी और आरबीआई दोनों ही बात करूँगा। इन्होंने क्या किया, एक नया चीज़ निकाल दी, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। ये एक तरीके का लिटमस टेस्ट है, ये एक टेस्ट है टैक्स ट्रीटीज के ऊपर। अभी क्या है, जो इंडियन अथॉरिटीज़ है ना, अभी जो इंडियन अथॉरिटीज़ है ना, वो इस बी कंपनी से, ये जो कंपनी बी है ना, इस बी कंपनी से पूछती है, ये कुछ क्वेश्चन पूछती है कि डिड यू सेट अप दिस कंपनी इन मॉरिशस मेनली टू सेव टैक्स, ठीक है, और फिर उस पर एनालिसिस करती है। अगर उसका आंसर जो है ना यस आता है, तो भाई इंडिया जो है डिनाई कर देता है, बेनिफिट नहीं देंगे तुम्हें, ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस रिस्क हैज़ स्केयर्ड अवे मैनी इन्वेस्टर्स जो यूएसए से थे और जो इस जुरिस्डिक्शन का यूज़ कर रहे थे, तो वो फेड हो गया है। तो इसलिए मॉरिशस से पैसा कम हो गया है आना, यूएस और यूरोप से बढ़ गया है, क्योंकि अब डायरेक्ट लिंकिंग कर रहे हैं, वो मिडल मैन को हटा के कोई फालतू में शेल कंपनी क्यों लगानी, ऐसा करके दिमाग लगाया। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी रूल ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। पहले तो टैक्सेशन को यूज़ किया, अभी ट्रांसपेरेंसी को यूज़ किया। पहले क्या होता था, मैं आपको पहले का थोड़ा कंडीशन बताता हूँ। ये जो है ना, कि रूल जो है ना, सेबी ने एक रूल आया था अगस्त 2023 में। तो उसमें सेबी ये पूछता है किसी भी कंपनी से कि तुम्हारा असली मालिक कौन है, ठीक है, तुम्हारा बेनिफिशियरी ऑनर कौन है। जिस बेनिफिशियरी ऑनर वो ऑनर होता है, वो लास्ट ह्यूमन होता है जिसको असली प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जो शेयर बेचा उसका प्रॉफिट कुछ भी है ना, कुछ भी जो भी प्रॉफिट है, वो लास्ट ऑनर होता है जिसको मिलता है। तो ये शेल कंपनियां बोलती थी भाई मेरा ऑनर तो कोई है नहीं। तो अभी वही चीज़ समझने वाले हैं कि मेरा ऑनर कैसे नहीं है ना, कोई शेल कंपनी का ऑनर क्यों नहीं है। तो पहले बिफोर अगस्त 2023, पहले की बात है, पहले जो है ना, ये लोग पहले एक रूल था, सेम स्ट्रक्चर है, मिस्टर ए है, कंपनी ए है, फिर कंपनी बी बनाई इसने मॉरिशस में, ठीक है, वही सेम चीज़ है जो अभी पीछे करिए, और फिर उसके थ्रू एफपीआई फंड हो रहा है, ठीक है, इंडिया, ये सेम चीज़ है जो मैंने पहले बताई। तो अभी यहाँ पर क्या होता था, जो ये मिस्टर ए ने शेल कंपनी बनाई है ना बी की, मॉरिशस के अंदर जो बनाई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
अब पहले क्यों फ़ायदा था, पहले ये फ़ायदा था कि पहले RBI जो सेबी था वो फॉलो करता था PMLA रूल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट गाइडलाइंस। उसके थ्रू क्या था, जो भी कंपनी अगर वो जो भी कंपनी का ओनर अगर एक कंपनी के अंदर 10% से ज़्यादा शेयर रखता है, ठीक है, कोई बीओ कोई बीओ 10% से ज़्यादा शेयर रखता है कंपनी के अंदर, तो इस पर्टिकुलर बंदे को अपनी सारी की सारी, इस बीओ को अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अपना सब कुछ बताना होगा, मतलब अपने आप को डिस्क्लोज करना होगा। या एक और रूल था कि 15% से अगर ज़्यादा ट्रस्ट के अंदर होल्ड करता हो तो तब उस बीओ को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, डिस्क्लोज करना होगा। ये लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए था, है ना, सेबी का, बिफोर अगस्त 2023। तो ये क्या करते थे, ये 10% वाले को रूल को चीट करते थे। हैक क्या था, 9.9 का हैक था। तो ये अपनी जो वेल्थ थी ना, ये बीओ जो था अपनी वेल्थ को छुपा लेता था और बहुत सारी शेल कंपनियां बना लेता था और स्टेट और कंट्रीज़ में। मान लो 11 शेल कंपनियां बना ली और अपनी जो इक्विटी, अपनी जो वेल्थ है उसको 9.9% तक बांट दिया, ठीक है, उनमें बांट दिया, उन शेल कंपनीज़ के अंदर। तो अभी क्या हो गया, जो ये 10% वाला जो रूल है ये हिट ही नहीं हुआ। तो ये जो कंपनी थी ये बोलती थी भाई हमारा कोई जो है ना, जो स्मॉल कंपनी है और जो डिफरेंट शेल कंपनीज़ हैं, अब ये 9.9 ओन कर रही हैं ऑफ द फंड्स। तो अभी इनका तो ये जो सिंगल एंटिटीज़ थी ये बोलती थी भाई सेबी को कि अब हमारा कोई भी जो है ना बीओ नहीं है, हमें कोई बीओ आपको रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्ट तभी करना है, डिस्क्लोज तभी करना है बीओ को जब उसकी 10% से ज़्यादा हो या 15% ज़्यादा हो। और ये रूल इसलिए लाई थी कि लॉन्ड्रिंग को बचा सके। लेकिन लोग जो बीओ थे वो शेल कंपनियां बना के ऐसे यूज़ कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिल्कुल भी। तो वो यही चीज़ बोल रहा है, द ओल्डर वे इन्वेस्टर कुड हाइड बिहाइंड शेल कंपनीज इन टैक्स हेवन, मेकिंग इट अनक्लियर हु एक्चुअली ओन द मनी। ठीक है, बीओ का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि पहले पीएमएलए यूज़ होता था जिसमें 10% वाला और 15% वाला रूल था। और ये सब्सिडीज़ बना के, अपनी वाली सब्सिडीज मतलब शेल कंपनी बना के उसमें सारा पैसा डाल देती थी, ठीक है, और 9.9 रखती थी, 10 कभी करती ही नहीं थी। तो बोलती थी भाई अभी अभी सेबी ने क्या किया, अगस्त 2023 के बाद बोला कि आप कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 0% भी रखो, लेकिन अगर तुम 90% तक प्रॉफिट रख रहे हो ना अपने पास, तो तुम बीओ हो और तुम्हें अपनी सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमको। तो जो ट्रांसपेरेंसी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई अब। और इसकी वजह से सिंस द इन्वेस्टर्स कैन नॉट नो लॉन्गर हाइड देयर आइडेंटिटी, देयर इज लेस इंसेंटिव टू यूज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन मॉरिशियस, दे माइट एज वेल इन्वेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम यूएस और यूरोप। ठीक है, तो दो तरीके थे, इन दो इन दो स्ट्रेटेजिक चीज़ों से, इन दो चीज़ों से जो आरबीआई सेबी ने मिलकर टैक्सेशन, मतलब इनकम टैक्स वाले ने मिलकर टैक्सेशन और ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करके ऐसे करके इन्होंने चेंज किया, और ऐसे यूएस से मॉरिशस वाला और सिंगापुर वाला रास्ता रोक दिया। पर अभी हमको लग रहा है, हमें लग रहा होगा कि यार पहले मॉरिशस से पैसा आ तो रहा था ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, हमें एफपीआईज मिल तो रहे थे ना, अभी 4.4% पे 4.1% पे आ गए हैं, है ना, तो हमारे लिए तो नुकसान है नहीं भाई। लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसान नहीं है चीज़, तो वही है। ये तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो 2025 आउटलुक कंटेक्स क्या बोलते हैं, द एक्सोडस, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट 18.8 बिलियन, जो मैंने बोला कि भाई अब क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं है तो इन्वेस्टर्स ने पुल आउट करना स्टार्ट कर दिया है मनी इन द इंडियन इक्विटी 2025, मतलब इन 2025। तो वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ मिसमैच, रीज़न क्या है इस पुल आउट का, कि इंडियन मार्केट जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव है, हाई पी रेशियो है, ठीक है, पी बाई ई रेशियो हाई है, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है फॉर द ग्रोथ, ठीक है। और इन 2025 अर्निंग ग्रोथ स्लोज टू सिंगल डिजिट, और ग्रोथ भी, अर्निंग ग्रोथ जो है ना कम है। तो इसलिए जो एफ है ना, अभी ये सब फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है हमारे इन्वेस्टर्स को, मतलब जो यूएस के इन्वेस्टर्स थे या मॉरिशस के इन्वेस्टर्स थे, ये फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है। हमारा जो डबल टैक्सेशन वाला जो फ़ायदा था और ट्रांसपेरेंसी छुपाने का, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाने का फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है। तो अल्टरनेटिव क्या निकाला, चाइना को देखने लग गए। तो अभी हमने देखा कि चाइना में जो है $96 बिलियन पैसा आया है उनको, और इंडिकेटिंग दैट ग्लोबल मनी रोटेट्स आउट ऑफ द एक्सपेंसिव इंडियन मार्केट इनटू चीपर चाइनीज मार्केट, ठीक है। दिस शिफ्ट इज़ अ डबल एज सोल्ड,
बट जनरली पॉजिटिव फॉर इंडियंस लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी। क्यों लॉन्ग टर्म में? क्योंकि भाई जो ये पैसा डालते थे ना यार, ये रीड आउट करके जो पैसा डालते थे वो हॉट मनी होता था। फ़ायदा देखने के लिए कोई इंडिया के अंदर कोई भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी इससे, है ना। कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा डाल रहे हो, जो एफडीआईज होते हैं वो थोड़ा पैसा डालते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं, ये लॉन्ग टर्म मनी नहीं था जो होता। इसलिए लॉन्ग टर्म मनी आए, एक स्टेबल मनी आए, मार्केट हमारा स्टेबल दिखे, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना दिखे, इसलिए आरबीआई और सेबी ने मिलके ये पंगे कर दिए, ठीक है। तो कैपिटल फ्रॉम द यूएस इज जनरली इंस्टीट्यूशनल, पेंशन फंड्स होते हैं, सोवेनियर वेल्थ फंड होते हैं, तो ये स्टेबल होते हैं। तो देयर इज मोर स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट देन ओपेक हॉट मनी फ्रॉम द टैक्स हेवंस, ठीक है। और रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। इट प्रूव्स दैट द इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेबी और टैक्स डिपार्टमेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू एनफोर्स दिस रूल। दिस हैज़ बीन अचीव्ड विदाउट फियरिंग दैट ऑल द इन्वेस्टर्स विल रन अवे परमानेंटली। मतलब हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट्स हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो स्ट्रॉन्ग है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, कि भाग जाओ तुम एफपीआई, तुम वैसे भी हॉट मनी लेके आए हो, है ना। अगला एक चीज़ है, अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। महाराष्ट्र टॉपल्स इन तमिलनाडु टू रिक्लेम द टॉप स्पॉट। तो भाई ये जो है ना, ये याद करना पड़ेगा कि रिपोर्ट है, ये 4th एडिशन है, ये रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस का इंडेक्स का 4th एडिशन है जो अभी ये निकाला है और 2020 में स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें ये आपको ये रैंकिंग याद करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र टॉप पे आता है लार्ज स्टेट्स में, ठीक है। लार्ज स्टेट में महाराष्ट्र टॉप पे है, फिर तमिलनाडु है, फिर गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये याद कर लेना। और स्मॉल स्टेट्स और यूटीज़ में उत्तराखंड पहले है, फिर जम्मू एंड कश्मीर भी है, नागालैंड है, फिर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है, और फिर गोवा है। तो ये रैंकिंग याद कर लेना दोनों में ही, ये स्मॉल स्टेट्स में भी और यूटीज़ में भी, स्मॉल स्टेट्स और लार्ज स्टेट में भी, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ समझाने का नहीं है, अभी समझाने का अब आएगा, ठीक है। वाई वाई इज़ दिस ईयर डिफरेंट। अभी ये जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला है ये थोड़ा डिफरेंट है पहले से, जो हमने 2022 में निकाला था, है ना। तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते तब का स्कोर अब के स्कोर के साथ। क्यों? क्योंकि नीति आयोग ने जो ना 5 नए डायमेंशन ऐड किए हैं, इंक्लूडिंग दिस मैक्रो इकोनॉमी का एक इंडिकेटर डाला है और ह्यूमन कैपिटल का एक अलग से इंडिकेटर डाला है, ठीक है। रिमूव किए हैं और मर्ज किया है 19 ओल्डर पैरामीटर्स दैट वर लेस रिलेवेंट, ठीक है। इररिलेवेंट पैरामीटर्स को रिमूव कर दिया है। फोकस किया है ग्रेट एम्फेसिस एज ऑन डिस्ट्रिक्ट एज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। इन्होंने बोला है कि अब ग्रास रूट लेवल पे जाके हम वहाँ पर देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे तो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा, स्टेट अच्छा परफॉर्म करेंगे नेशन पूरा अच्छा परफॉर्म करेगा, नेशन परफॉर्म अच्छा करेगा तो पूरा वर्ल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वही है, तो ये बोलते हैं कि अब हम ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे और वहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और इन 4-5 पैरामीटर्स को देखेंगे और फिर इनके ऊपर इनके ऊपर एक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकालेंगे। तो इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं, मेरे ख्याल से 4 या 5 हैं, ठीक है। हाँ, 4 पैरामीटर्स हैं। तो ये जो हाउ द स्टेट्स आर ग्रेडेड, तो 4 पिलर पे ग्रेड होते हैं। इन 4 पिलर के अंदर, जो 4 पिलर हैं इनके अंदर 13 सब इंडिकेटर्स हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, सब इंडिकेटर ही समझ लो, है ना, सब इंडिकेटर्स हैं। इस ईयर इन्होंने क्या चेंज किया है कि कुछ अनइक्वल वेटेज दिया है। तो ये 4 इंडिकेटर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो इस बार बिजनेस इकोसिस्टम को 40% वेट किया है, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को 20% किया है और पॉलिसी एंड गवर्नेंस को 20, बाकी सबको 20-20 किया है, लेकिन बाकी सबसे दुगना वेटेज जो है बिजनेस इकोसिस्टम को दिया है, ठीक है। बिजनेस इकोसिस्टम का मतलब क्या है, क्यों ये कैसे क्या मेजर करता है ये? डज द स्टेट हैज़ द स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स, इज़ देयर एनी एक्सेस टू फाइनेंस, और एमएसएमई सेक्टर क्या स्ट्रांग है। तो ये सब चीज़ें जो ना मैंने डीप में बताई हैं वहाँ पर, किसमें? ईपीएम में, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर, कि कैसे कोई स्टेट एक स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक जनरेट कर सकता है, ईपीएम के थ्रू कैसे एक्सेस मिल सकता है टू फाइनेंस, है ना। और एमएसएमईज़ को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, क्योंकि ईपीएम मोस्टली टिल्टेड है एमएसएमईज़ के ऊपर, ठीक है। तो वो सेम चीज़ है ना। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई हमारे पास पोर्ट हैं अच्छे खासे नहीं, वेयर हाउस हैं, कोल्ड चेन स्टोरेजेस हैं, लॉजिस्टिक हब है नहीं। वो ये इसलिए क्योंकि एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जो इंटरनल स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और जो आउटर स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, पोर्ट यहाँ पर है। तो जो इंटरनल स्टेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है अपने लॉजिस्टिक में, अपना पैसा, अपना जो मैन्युफैक्चर है, गुड्स है, उसको यहाँ से पोर्ट पे ट्रांसफ़र करने में। वजह है कि जो बहुत पास में है उससे,
तो यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिवनेस एज क्रिएट हो जाती है पहले से ही। ये वाला ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, ये कम कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि इसको ये एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस चीज़ को भी कम करना है, तो क्या ये सब चीज़ों को मतलब ये सब मैंने डिस्कस, ये सारा चीज़ मैंने EPM में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो आप एक बार देख सकते हो जाके। सो दे आर इनफ पोर्ट्स, ये सब चीज़ों को चेक करता है वो। पॉलिसी गवर्नेंस में डज द स्टेट हैव द क्लियर एक्सपोर्ट पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, तो ये भी चीज़ें देखता है। और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में अब वो एक्चुअल आउटपुट देखता है कि कितना हम एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब अगला क्या है, न्यू डायमेंशन। वो जो 5 नई डायमेंशन है वो कौन सी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, और ह्यूमन कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है या नहीं, MSME इकोसिस्टम, भाई हमारा जो MSME वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो सब चीज़ें। फाइनेंशियल एक्सेस, हमें पैसा जो एज ए हमें एक्सपोर्टर को, हम जैसे एक्सपोर्टर उसको पैसा आसानी से मिलता है या नहीं मिलता है, वो चीज़ें, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमें पैसा मिलेगा, रॉ मटेरियल बनाने का पैसा मिलेगा, सर्विसिंग करने का पैसा मिलेगा, सर्टिफिकेट खरीदने का पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी है उस पर्टिकुलर वीडियो में। कॉस्ट कम्पिटेटिवनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग फ्रॉम द स्टेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। द बिगर पिक्चर, 30 ट्रिलियन का हमारा गोल है। नीति आयोग में जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने फ्रेम किया है रिपोर्ट एज अ रोड मैप फॉर इंडियाज़ लॉन्ग टर्म एम्बिशन। तो गोल क्या है हमारा, ये गोल याद करना भाई, ये इंपॉर्टेंट गोल है। $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 विकसित भारत, ठीक है, हमें इतना गोल चाहिए। और एक्सपोर्ट का टारगेट है 7.5 ट्रिलियन डॉलर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट। और ये जो है ना, सिर्फ सेंटर का अच्छे होने से नहीं होगा भाई, हमें स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, वहाँ पर भी पॉलिसीज इंप्रूव करनी पड़ेंगी। इसलिए इस रिपोर्ट का मेन फोकस डिस्ट्रिक्ट पे रहेगा, ठीक है। तो यही था। अगला है इन्फ्लेशन डाटा, डिफ्लेशन एंड, अब इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया है और डिफ्लेशन खत्म हो गया है, ठीक है। होलसेल इन्फ्लेशन हिट 8 मंथ हाई ऑन कॉस्टलियर फैक्ट्री गुड्स, ठीक है। तो अभी दिसंबर में जो WPI का डाटा आ गया है, उसने ये बताया कि जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो गया है। पहले तो घट रहा था, नेगेटिव तक पहुंच गया था, अब इसको पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया है वो, ठीक है। आफ्टर द 2 कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ डिफ्लेशन, जब जो है WPI नेगेटिव था, अब हम पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं, ठीक है। टचिंग द 8 मंथ हाई, ये याद रखना कि ये दिसंबर में जो है 8 मंथ हाई है, जो कि वैल्यू है 0.83%। कोर नंबर, द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव भाई नवंबर में था 0.3%, जो कि डिफ्लेट हो रहा था और नेगेटिव इन्फ्लेशन थी। अभी दिसंबर 2025 में प्लस हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। दिस शिफ्ट शोज दैट द होल सेल फैक्ट्रीज या मंडीज जो हैं उनके प्राइस जो है ना स्टार्टेड, वहाँ के जो प्राइस हैं वो बढ़ने लग गए हैं, ठीक है। अगेन ऑल्दो द लेवल 0.8%, ये कम है, ठीक है। 0.8% की जो इन्फ्लेशन है ये कम है, ठीक है। जो हमारी ये WPI है ये कम है, ये मैनेजेबल है, 1% से कम है, तो मैनेजेबल है, लो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, लेकिन बढ़ी है, ये है ट्रेंड। व्हाट ड्रोव द के इंक्रीज, मतलब कौन से इसके ड्राइवर्स हैं, तो 2 ड्राइवर बोले हैं। द प्राइमरीली दिस पर्टिकुलर WPI इज ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग। भाई मैन्युफैक्चरिंग भाई तीन चार चीज़ें ही होती हैं, 3 चीज़ें ही होती हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है WPI के अंदर, फूड होता है, ठीक है, और होता है फ्यूल एंड पावर। और सबसे ज़्यादा वेटेज ये रखता है, सेकंड पे ये रखता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लगभग 64 पॉइंट समथिंग, और ये 24 पॉइंट समथिंग, और ये बाकी 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इतना ये मैन्युफैक्चरिंग, फूड और ये रखता है। तो अभी मेन भाई इसमें इसमें ज़रा सा चेंज आएगा ना, तो क्योंकि वेटेज ज़्यादा रखता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर खींच लेगा, है ना, हमारी इन्फ्लेशन को। तो यही बोला था, राइज वॉज प्राइमरली ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग। द फूड आर्टिकल्स एक्ट एज ए स्टेबलाइजर, फूड आर्टिकल्स ने थोड़ा स्टेबलाइज किया है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट द हैवी लिफ्टर, क्योंकि इसकी बास्केट जो है इसका वेट कितना है 64.23%, एक लार्जेस्ट कंपोनेंट है। और इसका इन्फ्लेशन जो दिखा है 1.8 दिखा है, 1.3 से जो नवंबर में था बढ़ा है, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। तो क्यों ये बढ़ा है, क्योंकि मशीनरी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इक्विपमेंट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, मिनरल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, टेक्सटाइल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। हमारे एक एक्सपर्ट का इंसाइट ये है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, मंदन सबनाविस, ये बोल रहे हैं कि दिस पार्शली रिफ्लेक्ट की द इम्पैक्ट ऑफ GST रेशनलाइजेशन, और जो इनपुट कॉस्ट हायर हो गया है ना, और जो मैन्युफैक्चरर ने पास डाउन कर दिया है कस्टमर पे और मिडमेंस पे, उसकी वजह से जो है हमारा इंडेक्स थोड़ा हाई हो गया है, बढ़ गया है, हाई नहीं हुआ, बढ़ा है मतलब।
फूड आर्टिकल द मिक्स बैग, उसका वेटेज जो है ना लगभग 25 रहता है, मतलब 24 पॉइंट समथिंग समथिंग। स्टेटस क्या है वो, ये फ्लैट है, ठीक है, अभी भी डिफ्लेट हो रहा है बट नैरो हो गया है वो डिफ्लेट, मतलब पहले 10% से घट रहा था मान लो, अभी वो 5% से घट रहा है, अभी घटने की दर जो है कम हो गई है, नैरो हो गई है, ठीक है। डीप डाइव इनटू द प्राइसेस ईयर ऑन ईयर, जो हमारे ऑनियन के प्राइसेस हैं पुराने साल से, लास्ट ईयर से इसी टाइम पे कम हो गए हैं बाई 54.4% कम है। पोटैटो के प्राइसेस भी कम हुए हैं, पल्सेस के प्राइसेस भी कम हुए हैं। यहाँ पर नैरोइंग डिफ्लेशन का मतलब ये है कि प्राइसेस जो है कम तो हैं लास्ट ईयर से, बट उनके जो रेट, उनका जो प्राइस का फॉलिंग रेट है ना वो पहले के रेट से कम है, जिसकी वजह से मैथमेटिकली क्योंकि ये रेट कम है 5% है, तो इसी की वजह से WPI थोड़ा जीरो से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यही है अभी WPI वर्सेस CPI, होलसेल वर्सेस रिटेल, इसको एक बार देख लेते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश होलसेल इन्फ्लेशन फ्रॉम द रिटेल इन्फ्लेशन। जो WPI फैक्ट्री और मंडी का है उनका है 0.83, ठीक है। हमारा CPI और कंज्यूमर शॉप लेवल पे जो होता है उसका अभी जो डाटा है वो 1.3 है, जो कि 3 मंथ आया है। ये सब डाटा याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका एनालिसिस क्या है कि बोथ द इंडिकेटर, ये दोनों WPI और CPI फैक्ट्री लेवल पे और कंज्यूमर लेवल पे बढ़ रहा है, ठीक है, टिपिकली राइजिंग। टिपिकली WPI एक्टिंग एज अ लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि WPI बढ़ रहा है जिसकी वजह से CPI बढ़ रहा है भाई, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो रहा है WPI लेवल पे, तो वो भी पुल अप कर रहा है CPI को, ठीक है। राइजिंग फैक्ट्री प्राइसेस आर इवेंचुअली पास डाउन ऑन द कंज्यूमर, वही WPI CPI पे पास डाउन हो रहा है, ठीक है। कीपिंग रिटेल इन्फ्लेशन CPI जो है स्टिकी, मतलब थोड़ा अपने साथ साथ घसीटने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली ये है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद एक और टॉपिक है, फिर ख़त्म करते हैं ना। अभी क्या हमारा WPI कितना है, 0.83%। अपीयर बेनाइन, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बेनाइन का मतलब अच्छा, काइंड मतलब बहुत सही दिख रहा है। लेकिन इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहा है, इकोनॉमिस्ट थोड़ा कॉशन जता रहे हैं यहाँ पर। कॉशन क्या जता रहे हैं, हमारे राहुल अग्रवाल हैं इकरा के, वो बोल रहे हैं कि जो 8.3% है ना, ये आगे और बढ़ सकता है, बट वो थोड़े जो ये डाटा है ना थोड़ा सा गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है, बेस इफेक्ट की वजह से। ये बेस इफेक्ट जब आ जाता है ना तो ये दिक्कत करता है। जो राहुल अग्रवाल ने उन्होंने ये बोला है कि जो फूड इन्फ्लेशन है मे हार्डन इन जनवरी 2026 पार्शली ड्यू टू एन अनफेवरेबल बेस इफेक्ट। जो बेस इफेक्ट है इसकी वजह से लोअर प्राइस लास्ट ईयर कैन मेक इवन स्मॉल इंक्रीज लुक लार्ज इन परसेंटेज टर्म। अभी इसका मतलब क्या है भाई, फूड इन्फ्लेशन जो ना क्योंकि फूड इन्फ्लेशन खींचेगा जब WPI को ऊपर की तरफ, तो भाई हमारा जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो WPI भी बढ़ेगा, ये है। लेकिन WPI क्यों बढ़ेगा वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। जो इन्फ्लेशन है ना नॉर्मली, इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेस इफेक्ट क्या होता है मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा। करंट प्राइस, इन्फ्लेशन क्या होता है, करंट प्राइस माइनस बेस प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100, ये होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम 3 ईयर लेके चलते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अभी इनमें से मैं एक ईयर को मान लेता हूँ अब नॉर्मल, ये अब नॉर्मल ईयर था जो हमारा ईयर 2025 रहा, 2026 रहा, सॉरी, ठीक है। अब नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर, इसको नॉर्मल ईयर बोलता हूँ। और ये है रिकवरी ईयर, जो अब नॉर्मलिटी थी तो ईयर 2 में वो रिकवर हो रही है, तो इसको रिकवरी ईयर बोल देते हैं। भाई फूड इन्फ्लेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑनियन ले लेता हूँ। तो ऑनियन का जो प्राइस है ना, प्राइस मान लो 100 रुपये था, 100 रुपये पर केजी था ईयर 1 में, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, अभी नॉर्मल है। लेकिन जब ईयर 2 में गए तो मार्केट क्रैश हो गया, द क्रैश आकर, जिसकी वजह से प्राइस है वो ₹50 पर केजी हो गया। मतलब प्राइसेस के दाम गिरने लग गए, किसी भी तरीके से गिरे, अब नॉर्मलिटी की वजह से, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ा तो मेरा कितना वो आया होगा, जो करंट प्राइस है -50 माइनस 100 अपॉन 100 लगभग 50% का, ठीक है, 50% का आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अब इन्फ्लेशन टाइप ऑफ है ना, इन्फ्लेशन जो करंट प्राइस है माइनस बेस प्राइस अपॉन बेस प्राइस, ठीक है, इंटू, तो 50% का इन्फ्लेशन आया है ना, जो कि नेगेटिव है भाई, माइनस है ना यहाँ, नेगेटिव है, मतलब प्राइसेस घटे ड्यू टू एनी कंडीशन, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी क्या हुआ
ईयर 3 में जो प्राइस था ना ऑनियन का वो हो गया 80 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। जिसकी वजह से जो अब इन्फ्लेशन का डाटा है ना यहाँ पर वो ये बोलेगा कि 80 करंट प्राइस माइनस 50 पुराना, क्योंकि ये बेस ईयर जो ना अपने से पुरानी ईयर से चेक करता है हमेशा, पुरानी ईयर से, ठीक है। यहाँ पर मैंने 100 इसलिए लिया क्योंकि पुरानी ईयर वही था, उसमें प्राइस था 50, तो ये जो आएगा 30 बटे और 5 2 60%, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ईयर 1 से ईयर 2 में जब हम गए तो ये दिख रहा है कि यार प्राइस कम हो गया, ठीक है, प्राइस जो है कम हो गया और भाई ऑनियन हो गई सस्ती। तो जो हमारा WPI है वो गिर रहा है, नेगेटिव है मान लो। लेकिन जब हम ईयर 3 में जाके देख रहे हैं कि भाई जो 80 प्राइस हुआ, जो कि ईयर 1 से कम है, भाई 100 रुपये है ईयर 1 में, उससे भी कम है। तो जरा सा इंक्रीज जो हुआ हमारे लास्ट अबनॉर्मल ईयर की वजह से, जो इंक्रीज जरा सा भी हुआ, जरा सा इंक्रीज हुआ अबनॉर्मल ईयर से, वो हमें ये दिखा रहा है कि यार 60% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बेस इफेक्ट, ये अबनॉर्मल ईयर था इसकी वजह से। लेकिन भाई जो हमारा नॉर्मल ईयर था उससे तो कमी थी, उससे तो प्राइसेस कमी थे, लेकिन अबनॉर्मल से बढ़ गए। तो यहाँ पर तो -50 दिख रहा था, ठीक है, लेकिन भाई जैसे ही हमने अगला ईयर देखा और फिर वहाँ तो 60+ हो गया। तो यही बोल रहा है यहाँ पर ये कि लोअर प्राइस लास्ट ईयर कैन मेक इवन स्मॉल इंक्रीज लुक लार्ज इन परसेंटेज टर्म। तो ये देखने का नज़रिया थोड़ा डरावना लगेगा। अभी यहाँ पर एक और ये चीज़ है, ये भी और लास्ट बार ये एक और देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन रिमेन्स सब्सटैंशियल, एक्ट एज एन एंकर टू प्रिवेंट ओवरऑल इन्फ्लेशन स्पायरिंग आउट ना हो जाए, मतलब बढ़ ना जाए सडनली, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, 64.25 है ना परसेंटेज रखता है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं ना वो सडनली नहीं बढ़ते हैं फूड की तरह। फूड में क्या है, फूड की प्राइसेस आज का कुछ हैं, कल कुछ हो जाएंगे, है ना, बाढ़ आ जाएगी तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है ना, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होते हैं। भाई मैं किसी से मटेरियल खरीद रहा हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदूंगा और मैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखता हूँ। दूसरा, मैं किसी भी कार का जो प्राइस होता है वो एकदम नहीं बढ़ जाता है, हर वीक चेंज हो रहा है। तो और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन जो है ना थोड़ा ग्लोबल से लिंक करता है, ग्लोबल लिंकेज करता है, मतलब मेटल पे डिपेंड करता है, ऑयल पे डिपेंड करता है, उनके प्राइसेस ज़्यादा तेज फ्लक्चुएट नहीं होते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी अभी स्लगिश है, धीरे धीरे चल रही है, तो जो कमोडिटी के प्राइस है ना वो भी तेज़ नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन को एंकर बोला है, मतलब भाई फूड इन्फ्लेशन बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ सकता है, वो भी ऐसे दिख सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना, लेकिन बढ़ा नहीं होगा असली में ज़्यादा, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है, वो उसको घसीट के रखेगा पीछे की तरफ, इसको एंकरिंग करके रखेगा, क्योंकि ये एकदम नहीं बढ़ेगा, ये तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, ये तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ सकता है फ्यूचर में। जो प्रॉब्लम दिख रही है हमको, है ना, मैंने भी समझाया कैसे वो बढ़ रहा है एकदम +60 कैसे हो गया, है ना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एकदम नहीं बढ़ेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट फूड वाले कंपोनेंट को पकड़ के पीछे पीछे खींचता रहेगा बार बार, तो इसलिए इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है, एंकर कर रहा है टू प्रिवेंट ओवरऑल इन्फ्लेशन फ्रॉम स्पायरिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से जाने, आउट ऑफ कंट्रोल होने से। ठीक है, वही मैंने सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है टेबल के फॉर्म में। इसको जल्दी से खत्म करते हैं। जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी रीसेट हो गई है। जयशंकर जी जो हैं उन्होंने रूबियो के साथ डिस्कशन किया है शांति बिल पे अमिड दिस टैरिफ टेंशन। भाई टैरिफ टेंशन चल रही है और हमने अभी शांति बिल को अप्रूव किया है, ठीक है। अभी हमारा पार्लियामेंट्री सेशन में, विंटर सेशन जो था उसमें शांति बिल को हमने फाइनली अप्रूव कर दिया, दोनों सभाओं से अप्रूव हो गया, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा से भी। प्रेसिडेंट ने फाइनल साइन भी कर दिया है। व्हाट इज़ इट भाई, ये जो पर्टिकुलर शांति बिल है ना, ये एंड करता है गवर्नमेंट की मोनोपोली। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम जो है ना प्राइवेट कंपनीज आके हमारे साथ मिलो और तुम मैन्युफैक्चरिंग, तुम एक प्लांट बनाओ और फिर हम उसे ऑपरेट करेंगे। तुम भी ऑपरेट कर सकते हो लेकिन छोटे लेवल पे, ठीक है। और लेकिन जो एटॉमिक वाला पार्ट है कि तुम्हें फ्यूल तुम कैरी नहीं करोगे, फ्यूल की जो अथॉरिटी है वो हमारे अंडर होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर होगी। तो यहाँ पर मार्केट प्लेयर्स को, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया है इस बिल के थ्रू। तो अभी रूबियो को क्यों इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि यूएस की कंपनीज जो है, वेस्टिंग हाउस जो है, वो भी एंटर करना चाहती है हमारे इंडिया के न्यूक्लियर मार्केट को, बट ड्यू टू द लायबिलिटी लॉज और स्टेट रिस्ट्रिक्शन,
रूबियो नहीं कर पा रहा है, मतलब यूएस नहीं कर पा रहा है, तो रूबियो ने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि ये बिल आपने अच्छा किया, पास किया, और अमेरिका के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं, $multi billion डोर खोल दिए हैं, सो दैट दीज फर्म कैन कम एंड बिल्ड देयर रिएक्टर्स इन इंडिया, है ना। और हमारा गोल भी है 100 गीगावाट बाय 2047, ये न्यूक्लियर वाला है, ठीक है। अमिट दिस बिकॉज ऑफ अभी ट्रेड वॉर तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस फालतू चीज़ें, इसको ज़्यादा नहीं करते हैं। हाँ, एक तरफ हमने चाइना यूएस से ऐसे करके रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी है, दूसरी ओर हम चाइना में भी थोड़ा, चाइना को भी हम अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2026 की जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के हाथ में है इस बार, ठीक है। तो अब इंडिया जो है अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, एक अच्छा टाइप, स्ट्रॉन्ग टाइप क्रिएट करना चाहता है चाइना के साथ। तो इसी को लेकर इन्होंने बोला कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जो हैं, उन्होंने मीट किया सन हायान को, जो चीफ एक सीनियर ऑफिशियल हैं कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के, और वो थोड़ा स्टेबलाइजिंग और रिबिल्डिंग टाइप्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो बस यही एक बात थी, और ये बताना चाहता था कि भाई हाँ, इंडिया को इस बार ब्रिक की प्रेसिडेंसी मिल चुकी है, ठीक है, और इंडिया भी चाहता है कि भाई आप चाइना के साथ एक अच्छा वो बनाया जाए। और अभी मेरे ख्याल से आज की न्यूज़ में, कल की न्यूज़ में, ये ब्रेक इंडिया ने जो है ना, हमारे जो जयशंकर जी हैं, उन्होंने अभी एक वो भी लॉन्च किया है इसका, अरे भाई कितनी अच्छी ड्राइंग है, नमस्ते करते हुए, मतलब लोटस टाइप से ऐसे करके ब्रिक्स का लोगो किया है, ठीक है, 2026 का हमने, ठीक है, ऐसा करके। और ये 1 2 3 4 5, तो ब्रिक में पाँच कंट्रीज़ हैं, तो ब्रिक का जो लोगो है ना, वो पाँचों देशों को, हमारा जो इस बार का लोगो है वो 5 देशों को शो कर रहा है, ठीक है, ऐसे 5 पेटल है। इसमें बीच वाला जो है वो इंडिया है, जो नमस्ते कर रहा है ना, मतलब हमारे इंडिया के कल्चर को दिखा रहा है, ऐसा मैंने आज पढ़ा था, मेरे ख्याल से आज ही पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये था पूरे का पूरा, वो सेम चीज़ है, ठीक है। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और शेयर भी करना, और आप वीडियो पूरी देखा करो। आपको, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो आपका जो डायमेंशंस है वो ओपन होंगी, अलग अलग चीज़ें सोचने की, है ना। तो आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करा करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि मैं कैसे चीज़ें बता रहा हूँ आपको, और एक पर्टिकुलर देश में जब भी कुछ चीज़ हो रही है तो उसका क्या असर पड़ रहा है, वो सब चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू।